जैसे आपके क्षेत्र के लोग हैं जो विधानसभा के हैं, उनके काम हो रहे हैं, उसके अलावा भी प्रदेश के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो लोग आपसे बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है, मेरी उपलब्धता उसका एक बड़ा कारण है। कई बार विधायक निवास में लोग इधर उधर से आते हैं। अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो परमानेंट यहाँ उपलब्ध हूँ। मान लो कहीं से कोई विधायक किसी के नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि वो पहाड़ों में इधर उधर लोग रहते हैं, उनके भी काम है, तो वो मेरे पास आ जाते हैं। तो मैं एक फोन कर देता हूँ, बात कर लेता हूँ, नहीं तो उनको कम से कम अटेंड ही कर लेता हूँ, तो उससे बड़ा राहत मिलता है। तो मैं यहाँ बैठकर पूरे प्रदेश की सेवा कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। लोग एक आते मंत्री के तरह आप निपटारा कर दे रहे हैं समस्याओं का। विनोद चमोली की तरह काम करता हूँ। अच्छा, मैं विनोद चमोली। अब मैं मंत्री के भी रहा नहीं, मुझे पता नहीं मंत्री कैसे काम करता है। अच्छा, मैं तो विनोद चमोली कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरह काम करता हूँ, अपनी तरह काम करते हैं, आपका अपना स्टाइल है। नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण। मेरे साथ आज चर्चित चेहरा हैं उत्तराखंड के विनोद चमोली जी, विधायक हैं धर्मपुर से। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब चुनाव आ रहे हैं, जैसा आप जानते ही हैं, तैयारियां भी चल रही हैं, लोग भी उतर रहे हैं, आपके सामने भी उतर रहे हैं। जो आपका कार्यकाल है इस वाल, ये जो पहला कार्य अभी जो चल रहा है, इसकी उपलब्धियां क्या है? देखिए, कार्यकाल बड़ा उपलब्धियों भरा रहा है। अब क्षेत्र में काम की दृष्टि से देखेंगे तो बेहतर रहा है। सरकार द्वारा जो काम किए गए, जो नीतियां बनाई गई हैं, जिस तरह प्रदेश को आगे ले जाया गया है, वो बेहतर रहा है। पूरे देश के अंदर जिस तरह पार्टी सरकारें मेरी काम कर रही हैं, वो बहुत बेहतर रहा है। ओवरऑल अगर मैं तीनों कसौटियों पे कसता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सफल कार्यकाल में इसको मानता हूँ, तो बेहतर काम हुआ है। जहाँ तक विकास का प्रश्न है तो लगभग हर वार्ड में कोई ना कोई काम लगातार चल रहा है और बुनियादी तौर पर 2-3 बड़े काम थे जो क्षेत्रों में होने जरूरी थे। आपको ध्यान में होगा, जब मैं पहली बार विधायक बना था, मेयर भी रहा हूँ, उस दौरान बाईपास जो है पिछले कई वर्षों से काम लटका हुआ था, वो हाईकोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन हमारी पहल पर वो उसका भी निस्तारण हुआ, आज बाईपास बनकर कंप्लीट हुआ है। एक हमारा आरओबी का मामला था जो वर्षों से लंबित चला आ रहा है। आज भी हमारा टारगेट है कि 2-2.5 महीने के अंदर हम उस पर भी काम मेरा पूरा हो जाएगा, वहां पर गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बड़ी कनेक्टिविटी मेरे क्षेत्र की वो बन रही है। तीसरा, आपको याद होगा, आईएसबीटी जलमग्न हुआ करता था, पिछले 2 बार से हम बरसातों में बड़ी राहत में है, वहां पर वो प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ एक बड़ा बुनियादी काम मैंने किया, क्योंकि मैं प्लानिंग का आदमी भी रहा हूँ, आपको मालूम है, निगम में रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। तो जब मैं मेयर और विधायक दोनों पदों पर रहा तो पहले टर्म में लगभग आधा विधानसभा मेरी ग्रामीण क्षेत्र हुआ, लगभग आधा विधानसभा। लेकिन जब मैं नगर निगम से हटा तो उसके बाद मैंने उस समय जब परिसीमन हुआ और दोबारा क्षेत्र विस्तार हुआ तो पूरी विधानसभा में नगर निगम में लेकर आ गया। जो ग्रामीण क्षेत्र उनको नगर निगम में जोड़ा। उसका लाभ ये मिला कि जो नगर में जो योजनाएं हमारी आई है उससे क्षेत्र में काम हो रहा है। क्षेत्र में जब 6-6.5 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर सीवर लाइन पड़ गई है, पानी की लाइनें पड़ी हैं, वहाँ सड़कों के काम चल रहे हैं, ड्रेनेज पे भी काफी काम हुआ है, तो 6.5 वार्ड तो मेरे ऐसे कवर हो रहे हैं। तो बहुत काम मैंने किया है। इसी तरह और भी क्षेत्रों में, जैसे पेयजल का संकट था, तो जो मेवाला क्लस्टर हमारा है, वहाँ पानी की बड़ी समस्या होती है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, वहाँ लोगों ने मुझसे पानी की बड़ी डिमांड की थी, वहां पर भी 72 करोड़ की लागत से हमने पेयजल की समस्या का समाधान उन क्षेत्रों में भी किया है। और भी क्षेत्रों में, जैसे भी सुभाष नगर मेरा एक क्षेत्र है जहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है, वहां पर भी 27 करोड़ रुपए इस समय मेरा टेंडर प्रोसेस चल रहा है, डबल कंप्लीट हो गया है। तो बरसात के बाद वहां पर भी पेयजल का काम होगा। आपके भारोवाला में, क्लेमेंट टाउन में जो कैंटोनमेंट एरिया है, वहां पर 13 करोड़ की लागत से पहले मैं वहां पर पानी की व्यवस्था कर चुका हूँ। बाकी जो बचा हुआ था 18 करोड़ की लागत से इस समय मैं उसको कर रहा हूँ, उसका भी टेंडर पूरा हो गया है। तो इस प्रकार अगर आप ओवरऑल देखेंगे, काफी काम इन क्षेत्रों में हुआ है। फिर भी समस्याएं बहुत रहती हैं। हाँ, निश्चित तौर। अभी जैसे बरसात है, बरसात के मौसम में बहुत जगह जल भराव देखने को मिलता है। फिर कई ऐसी समस्याएं आ रही हैं जहां नदी नाले खालों के किनारे की जो कॉलोनियां हैं, बस्तियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, गंदगी बहुत है। उसको लेकर आप किस तरीके से? देखिए, क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, समस्याएं बनी रहती हैं। समस्याएं
पूर्णतया तो समाप्त कहीं भी नहीं होती है, यही नहीं कहीं भी नहीं, समस्या बनी रहती है, लेकिन उन समस्याओं के समाधान का हम लगातार प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जब से मैं यहाँ पर विधायक आया हूँ, और कम से कम ये जो टेन्योर मेरा चल रहा है, जो बरसातों में जो दिक्कतें आती हैं बहुत कम हुई है, पहले से शिकायतें बहुत कम हुई है। अच्छा, ये आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं। और जो क्षेत्र जलमग्न होते थे, आज वहाँ व्यवस्थाएं बना पाए हैं, क्योंकि हम समय समय पर, जब मान लो इस बरसात में कुछ जगह की हमको शिकायतें आई कि साहब यहाँ पानी भरा, तो अगली बरसात से पहले पहले मैं उन चीजों को ठीक कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ वह दोबारा लोगों की दिक्कतें ना आए। तो काफी हद तक राहत पहले से हम लोगों को मिली है, और काफी ठीक ठाक काम हुआ है। ज्यादा नालों का सवाल रहा तो गंदगी होती है इसमें, क्योंकि आबादी चारों ओर है, कुछ लोगों के ऊपर भी तो लोग नालों में ही कूड़ा डालने लगते हैं। मैं तो मेयर रहा हूँ, मैं तो वो सब इस चीज को बरसों तक देखा है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होता है कि हम चीजों को ठीक करें। तो वो व्यक्ति जनित समस्याएं भी हैं, कुछ सिस्टम की खड़ी की हुई समस्या, तो कुछ व्यक्ति की खड़ी की हुई समस्या है, लेकिन उसके समाधान में भी हम लोग लगे रहते हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ रिस्पना नदी चलती है और सुसवा नदी चलती है, इस पर हमने लगभग 11 करोड़ की लागत से आज की डेट में वहां पर पुस्ते बनने का काम चल रहा है। बरसात तुरंत काम शुरू है, तटबंध सारे हम ठीक कर रहे हैं, पहले भी किया, आगे भी कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने इधर तुमतो वाला क्षेत्र में, उधर भी नदी का एक प्रवाह है, वहां पर भी दिक्कतें आती हैं, उसको भी हमने ठीक करने का काम किया, वहां पर भी काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ओवरऑल जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको हम समय से उसको पूरा कर रहे हैं। उसमें थोड़ा दिक्कतें इसलिए भी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है और नया डेवलपिंग एरिया है। जिस तरह मैं काम करता हूँ तब तक कुछ और कॉलोनी डेवलप हो जाती है, फिर उनमें काम करना पड़ता है। जैसे स्मार्ट सिटी को लेकर बात आ रही है, आपका तो क्षेत्र ऐसा है कि स्मार्ट सिटी कवर हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? अभी हम देखते हैं कि जो रेड लाइट्स हैं, चौराहे हैं, वो रेड लाइट्स भी काम नहीं कर रही हैं, और फिर भी आपको मैनुअली, देखिए मैं बताऊं, ट्रैफिक कंट्रोल स्मार्ट सिटी में हमारे यहाँ जो काम है वो जैसे चौराहों पर जो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है वो है, तो हमारे यहाँ उस तरह की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि वो चीजें कई जगह तो ट्रैफिक लाइटें थी नहीं, वो अब लगी हैं, हम लोगों ने लगाई हैं, तो कम से कम वो व्यवस्थाएं वहाँ बन पाई है। और एक जो सबसे बड़ा काम मेरे यहाँ जो स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सिटी में तो नहीं है, वो हमने उसको अलग से टेकअप किया, क्योंकि पहले मैं उसको स्मार्ट सिटी में ले जा रहा था, बाद में नहीं हो पाया, तो हमने अलग से गवर्नमेंट ने टेकअप किया। जो आनंद बाजार शिफ्टिंग का मामला है, तो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा मैं जब चेयरमैन था 97-98 में, तो मैंने उस समय चक्रौत रोड का कुछ हिस्सा तोड़ा था, जो कनॉट प्लेस वाला है, और चक्रौत रोड बाकी रह गया था। वहां पर इतना हल्ला गुल्ला मच गया था, और प्रदेश उसमें यूपी गवर्नमेंट होती थी, तो सरकार ने इंटरवीन करके उस काम को रोक दिया था उस समय। लेकिन उसके बाद से मैं लगातार लगा रहा। जब मैं मेयर आया तो फिर मैं उस काम में लगा, और चक्रौत रोड को हम लोग चौड़ा कर पाए। उस समय आड़त बाजार पे भी काम चला जब मैं चेयरमैन था, लेकिन वहां पर विरोध के कारण काम नहीं हो पाया था, तो वो मेरे माइंड में हमेशा बना रहता था। तो मैंने स्मार्ट सिटी के मीटिंगों में उस चीज को ले गया, आड़त बाजार चौड़ा होना चाहिए। बाद में स्थिति ये बनी कि स्मार्ट सिटी उसको कवर नहीं कर पा रही थी, तो फिर सरकार ने उसको अलग से टेकअप किया, और हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। तो वर्तमान में मेरे चुनाव से पहले आड़त बाजार शिफ्टिंग का काम पूरा होने वाला है, और आड़त बाजार भी चौड़ा होने वाला है, क्योंकि 2 बोतल नेक थे, चक्रौत रोड और आड़त बाजार। ये मेरे लिए बड़े मतलब संतोष का विषय है कि दोनों मेरे कार्यकाल में दोनों काम में पूरे कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। अभी हमने इसको गांधी रोड से लिया है, यहाँ तक इनामुल्ला बिल्डिंग भी पीछे जाने वाली है, उसको पीछे कर रहे हैं। तो पूरा गांधी रोड से हम इसको लेके और सहारनपुर चौक पे इसको बड़ा कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा काम तो कोई क्या होगा मुझे बताओ ना। गली मोहल्ले ये सब तो काम हम लोग करते रहते हैं, हमेशा होते रहेंगे। एक सड़क बनेगी तो दूसरी तब तो 4 घर बन जाएंगे, उनकी सड़क बनानी पड़ेगी। अगर 4 साल तब तक लगे तो वो टूट जाएगी। ये ये प्रोसेस चलेगा, ये समाप्त नहीं होगा। लेकिन ये जो स्थायी काम हो रहा है, आज चक्रौत रोड पे जाम की स्थिति नहीं है, पहले वहाँ बॉटल नेक हुआ करता था, स्थायी समाधान है। इसी तरह से आड़त बाजार जिस दिन चौड़ा हो जाएगा तो स्थायी समाधान है, पूरा शहर के बाहर के लोग भी उसका लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, और काफी काम हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, आप क्या हर आदमी के लिए उपलब्ध रहते हैं? क्या आपका रूटीन है? ये बड़ा मजेदार सवाल है। देखिए, मैं 2008 से चेयरमैन तक की स्थिति नहीं बोल रहा हूँ, चेयरमैन तक भी मैं उपलब्धता मेरी ठीक थी। उसके बाद से जब मैं दोबारा मेयर बना, तो मेयर बनने के बाद से आज तक मैंने कुछ चीजें मेंटेन कर रखी,
जैसे सवेरे मैं घर पर उपलब्ध हूँ, कोई भी आ जाए 6-7 बजे, हालांकि मेरा कोई टाइमिंग नहीं है, रात 2 बजे भी आओगे तो मैं खड़ा होकर मिल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पर मेरा मिलना रहता है। उसके बाद मेरा 2-2.5 घंटा क्षेत्र में जरूर जाता है, कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी क्षेत्र में रहता हूँ। मान लो कभी कोई क्षेत्र में अगर जल्दी निकल गया, टाइम नहीं तो पार्टी करने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद 6 बजे तक मेरा इस कार्यालय में होना ही होना होता है। और मेरा ये मानना है कि हम एक एक व्यक्ति तक जा पाना संभव नहीं होता है। कई बार लोग सवाल करते हैं ना, लोग विधायक तो देखा ही नहीं, देखो कैसे, जब घर से बाहर निकलो तो दिखेंगे, घर के अंदर हम कहाँ से दिख जाएंगे, जबकि मैं वहीं होके निकल जाता हूँ, होके जाता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिसको भी मुझसे काम लेना है, जिसको भी मुझसे काम लेना है, उसके लिए मैं उपलब्ध हूँ, प्रातः उपलब्ध हूँ, क्षेत्र में उपलब्ध हूँ। और आजकल तो फेसबुक का जमाना है, पता चल जाता है मैं कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ मेरा कार्यक्रम चल रहा है, आदमी वहां मुझे पकड़ लेता है। और नहीं है तो 3 बजे बाद मैं निश्चित तौर पर अपने कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, निश्चित तौर पर। कोई कहीं भी होगा वो मुझे मेरे कार्यालय में मिल सकता है, मुझसे काम ले सकता है। तो उपलब्धता का जहाँ तक सवाल है, मैं सबसे इससे ज्यादा उपलब्धता और संभव जीवन में संभव नहीं हो सकती, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। अच्छा सर, ये भी अभी जैसे मंत्रिमंडल में नए चेहरे आए हैं, आप इतने पुराने हैं, इतने लंबे समय आप राजनीति में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरीके की कुंठा रहती है क्या? देखो, कुंठा मत कहिए उसको, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो 2 चीजें हैं। एक एज ए कार्यकर्ता मेरा कैरेक्टर क्या है, जो भी डिसीजन पार्टी ले रही है मुझे उसको स्वीकारना है, ठीक है, उस पर मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, एक अनुशासन बना कर मैं उस पर खड़ा हुआ, जो निर्णय ठीक हो गया होगा, पार्टी ने सब कुछ सोच किया होगा। और जहाँ तक इंडिविजुअली मैं अपनी बात करता हूँ, थोड़ा पार्टी मेरे मामले में थोड़ा कंजूस है इसमें, ठीक है, तो मन में रहता है, मन में रहता है, कंजूसी कर रही पार्टी, पर मेरी पार्टी है। काम को लेकर अगर जैसे आपके क्षेत्र के लोग हैं जो विधानसभा के हैं, उनके काम हो रहे हैं, उसके अलावा भी प्रदेश के बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो लोग आपसे, बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है, मेरी उपलब्धता उसका एक बड़ा कारण है। कई बार विधायक निवास में लोग इधर उधर से आते हैं, अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो परमानेंट यहाँ उपलब्ध हूँ। मान लो कहीं से कोई विधायक किसी के नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में इधर लोग रहते हैं, उनके भी काम है, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं एक फोन कर देता हूँ, बात कर लेता हूँ, नहीं तो उनको कम से कम अटेंड ही कर लेता हूँ, उससे बड़ा राहत मिलता है। तो मैं यहाँ बैठकर पूरे प्रदेश की सेवा कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। एक मंत्री के तरह आप निपटारा कर दे रहे हैं समस्याओं का। विनोद चमोली की तरह काम करता हूँ। अच्छा, विनोद चमोली। मैं मंत्री के भी रहा नहीं, मुझे पता नहीं मंत्री कैसे काम करता है। अच्छा, मैं तो विनोद चमोली कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरह काम करता हूँ। अपनी तरह काम करते हैं, आपका अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, एक नया स्टाइल है। अच्छा सर, अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, तो ये जो नया टर्म है, इसको लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, वादा करेंगे कोई कि मैं ये एक काम कर दूंगा? देखिए, वादे उदे की कोई वैल्यू नहीं रह गई राजनीति में आजकल, क्योंकि आम आदमी की धारणा है कि तो ऐसे बोल के चले जाते हैं, होता है नहीं होता, इसलिए वादे करने भी नहीं चाहिए। जो काम अपने से हो जाए वो कर देना चाहिए, है ना। तो वादों पर मेरा जीवन आधारित नहीं है, मेरा जीवन जो है प्रैक्टिकल लाइफ है, काम करता हूँ। अभी तक जो मेरा परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए, और निश्चित तौर पर आगे जब मैंने पूरी 40 साल ऐसे निकाल दिए, आगे के 10-15 साल जो भी मेरे पास बचे होंगे राजनीति करने के लिए, तो मैं उसी पैटर्न पर करूंगा ना। मैंने पहले भी काम किया, मैं आगे भी करूंगा, मैंने शहर में भी काम किया, मैं विधानसभा में भी काम कर रहा हूँ, मैंने वार्ड में सभासद था तब भी मैंने काम किया। काम ही मेरे जीवन का आधार है, लोगों का विश्वास बना रहे, इतने हम चाहते हैं। एक मामला और है, ये मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि आपका समय है, लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो नेता हैं, उन्होंने अपने बच्चों को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। विनोद चमोली का भी कोई इस तरीके से? देखिए, मैं एक बात बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जिसने राजनीति से कमाया होगा, पाया होगा, वो अपने बच्चों को रास्ते पे डालेगा, और जिसने राजनीति में खोया होगा वो कभी अपने बच्चों को उसमें नहीं डालना चाहेगा। तो मैंने अपने बच्चों को राजनीति से बहुत दूर रखा है, मैंने पूरी लाइफ लगा दी है, ठीक है ना। ये जो थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा आपको दिखती है, ऐसा तो मेरे पास इतना नहीं है, प्रतिष्ठा जरूर है, लेकिन इसका भी कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज है, कल कहाँ आईपीएस में बदल जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मैंने अपने बच्चों को राजनीति से बहुत दूर रखा। मैं कहा, बेटा जीवन में सब काम कर लेना, समाज की सेवा कर लेना, लेकिन यहाँ मत। मैंने शुरू किया, मुझ तक ही खत्म होने वाला है।
मैं कुछ और कर नहीं सकता, इसलिए मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जीवन चला गया इसमें, अब अंत में क्या करूँगा। तो मैं उस सिस्टम में फिट हो गया हूँ, तो अब उसी में अपनी लाइफ निकालना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बच्चों के लिए, अब मेरे बच्चे खुद ही बोलते हैं कि तुम्हारे चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे। मेरा बड़ा बेटा, जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी माँ कई बार कहती है अपने पिताजी की मदद कर लो, थोड़ा उम्र हो रही है, थोड़ा तुम भी देख लो। तो मैं नहीं पड़ता इस चक्कर में, इनके चक्कर में तो हम भूखे मर जाएंगे। जो हाल हमारे कर दिए इन्होंने, हम ऐसे बच्चों को नहीं कर सकते। इफेक्ट यही है। मेरे दोनों बच्चे वो यहाँ रहते भी नहीं है, रहना भी नहीं चाहते, वो मेरे साये से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साये में कष्ट ही कष्ट है, आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा। देखिए विनोद चमोली जी, और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके प्रतिद्वंदी के रूप में भी सामने आएंगे, लेकिन अब आपका अपना एक स्टाइल है, उसी स्टाइल में काम करते हैं और बिंदास रहते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, जरूर अपनी राय दें। लगातार हम खबरें करते रहेंगे और विनोद चमोली जी से हमेशा की तरह फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बोलो आप।